कहते हैं हर नया दिन नई उम्मीद और नई ताकतों के साथ आता है। तो ऐसे ही एक नए दिन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का घर परिवार के आज के एपिसोड में। हमेशा की तरह हाजिर हैं हम एक नए विषय के साथ। और आप सब जानते हैं कि घर परिवार का विषय जो होता है वो आपको जानकारी तो देता ही है, साथ ही साथ आपको आपके अपनों से भी जोड़ता है। और ऐसा ही विषय आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वक्त न गवाते हुए जल्दी से देखते हैं आज का विषय। जी हाँ, और आज के घर परिवार का हमारा विषय है समाज सेवा और सशक्तिकरण की दिशा में योगदान। जब हम बात करते हैं समाज सेवा की, हम सब जानते हैं ज़िंदगी को जीने का एक बहुत सिंपल सा फंडा होता है कि हम किसी तरह उस काम में लग जाएं जहां पर हमें सुख मिले और शांति मिले। और ऐसा ही एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है समाज सेवा। कहते हैं खुद को खोजने का बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा रास्ता होता है कि खुद को दूसरों की सेवा में खो दें, और वही होती है समाज सेवा। अब इसके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ ये हो जाती है कि आप खुद उतने सशक्त हों, आप में खुद में उतनी पोटेंशियल हो कि आप बाहर निकलें और दूसरों की सेवा में लगें। और ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ भी है जिन्होंने समाज सेवा में बहुत सारे एस्पेक्ट में उन्होंने अपना योगदान दिया, साथ ही बहुत सारी महिलाओं को भी सशक्त किया। आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं सबिया अहमद जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैम आपने इतना काम किया, बहुत अरसे से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, आपने उसके लिए किताबें भी लिखी हैं कि किस किस तरह से लोगों को या जो महिलाएं हैं उनके विकास में कुछ चीज़ें जो हैं या कहें उनका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के समय में या आज के समाज में समाज सेवा क्यों ज़रूरी है? समाज सेवा का एक बहुत अधिक महत्व है। उसकी वजह यह है कि हर इंसान दुनिया में आया है, वो ज़िंदा रहता है, अपना परिवार संभालता है और फिर संसार छोड़ के चला जाता है। फ़र्क तब पड़ता है जब हम अपने समाज के लिए कुछ करके जाते हैं, उनके लिए जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, जो शायद हमें दोबारा ज़िंदगी में मिले भी ना, उनसे हमारी मुलाकात भी ना हो, लेकिन उसको कहते हैं बेलौस काम करना। तो वो जब हम काम करते हैं उसको हम सही माने में समाज सेवा कहते हैं। तो ये समाज सेवा एक इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, क्योंकि एक जो प्रभुत्व वर्ग है और एक वर्ग वो है जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। जब ये बड़ा वर्ग जो है ये थोड़ा झुक के इस वर्ग पे ध्यान देता है तो ये गैप कम हो जाता है। तो मैं ये बहुत ख़ास समझती हूँ कि एक फ़र्ज़ बनता है, ये एक दायित्व है हम सब का कि हम उस वर्ग पे ध्यान दें और उस काम को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। और ये जिससे जो बन पड़े वो शायद कर सकता है। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमें लगता है हम अपने हाथ से या अपनी शायद बातों से दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। मैम, हम यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जब महिलाएँ सशक्त होती हैं तो उसका समाज पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हमारी जनसंख्या, कहीं की भी जनसंख्या में 50% रेशियो तो महिलाओं का होता है। अगर आपने 50% पे ही सिर्फ ध्यान दिया, यानी पुरुष वर्ग पे ध्यान दिया, महिला वर्ग पे तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है वो वर्ग पिछड़ता जाएगा, दिन पर दिन और पिछड़ता जाएगा। लेकिन जब हम समाज सेवा करते हैं और ख़ास ध्यान देते हैं कि महिलाएँ जो कि पिछड़ी हुई हैं उन पर ध्यान देते हैं, उनकी बेहतरी पर ध्यान देते हैं, तो जाहिर सी बात है वो वर्ग भी आगे बढ़ता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा जो समाज है वो भी आगे बढ़ता है। तो इसलिए सिर्फ महिला की मदद कर देना काम नहीं है। जैसे आपने खुद कहा, महिला सशक्तिकरण, यानी कि सशक्त बनाना, उसको खुद एम्पावर कर देना, वो खुद किसी की मोहताज ना रहे, वो खुद इतना अपना घर संभाल सके, खुद को संभाल सके, उसे कहते हैं सही माने में सशक्तिकरण। तो कोई अगर पढ़ी लिखी है तो बेस्ट पार्ट है वो जॉब करे। कई हैं महिलाएं, बेहद बड़ा वर्ग है जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है या उनको हुनर बहुत अच्छा आता है, तो वो अपने हुनर में ही आगे बढ़ के उसको इतना आगे बढ़ा लें कि उससे उनकी अर्निंग होने लगे, यानी वो एक सशक्त समाज को रिप्रेजेंट करेंगी। तो सशक्तिकरण का मेन पर्पस यही होता है कि इस लायक उस इंसान को कर दें कि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, किसी और पे
मोहताज ना रहे, वो खुद सशक्त हो जाए। बिल्कुल। और ये चीज़ जो है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जब क्वालिटीज़ की बात करते हैं या एबिलिटीज़ की बात करते हैं तो हमेशा से देखा जाता है कि महिलाओं में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती है, लेकिन जब हम घर परिवार की बात करें या ज़िंदगी संवारने की बात करें, उन सब चक्करों में उनका जो खुद का यूएसपी है या जो उनका खुद का टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दबने लगता है। और जब सशक्त होंगी तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें निखर कर बाहर आएंगी और ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो महिलाओं की ज़रूर होगी। मैम एक और चीज़ है, जब हम समाज सेवा की बात करते हैं, जहाँ आज का समय या कहें आज का युग ऐसा चल रहा है जहाँ हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है, ऐसे में जब हम देखते हैं जाति धर्म से परे इन सब से ऊपर उठकर समाज सेवा में जब कोई आगे आता है तो क्या कुछ भावना उसमें होती है या कहें क्या उसका मनोविज्ञान उस वक्त काम कर रहा होता है कि वो खुद को भूलकर समाज के लिए काम करता है? देखिए, समाज सेवा जैसे एक पेंटर है तो उसको ब्रश चाहिए, कूची चाहिए, पेंट चाहिए ना, इसी तरह एक आर्टिस्ट है उसको स्कल्पचर है। इसी तरह समाज सेवा का जो काम है उसके लिए आपको चाहिए कंपैशन, यानी आपके दिल में रहम हो, आपके दिल में जज्बात हो, एक भाव हो, एक खुद आपको कहते हैं ना कि देखकर दूसरे का दर्द जो दिल से निकल जाती है, यही बात आदमी को इंसान बनाती है। क्या बात है। तो जब एक इंसान, एक नॉर्मल आदमी, तो हम सब पैदा हुए हैं, कोई किसी घर में कोई किसी घर में, लेकिन जब आप के दूसरे के लिए आपको हसास होंगे, आपको एहसास होगा उसके दुख का, उसकी तकलीफ का, तो ये बात आपकी जो क्वालिटी है ना, यही एक अंदर भाव लाती है जिसे हम समाज सेवा का भाव कहते हैं। आपको सवाल भी मिलेंगे अजीब अजीब से कि क्यों ये सब कर रही हो, तुम्हें इससे फ़ायदा क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, लेकिन इसका आप सही जवाब भी नहीं दे पाएंगी क्योंकि एक्चुअली वो दूसरा नहीं समझ सकता है कि इससे आपको जो खुशी हासिल हो रही है वो दूसरा इस चीज़ को समझ ही नहीं सकता है। तो इन सवालों को भी इग्नोर करके आपका जो कंपैशन है, आपका जो एक फीलिंग है कि दूसरे का हमें दुख दूर करना है, और जो एक हमारा एक पहले का एक मिसकंसेप्शन है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ये भी गलत है। कई काम ऐसे हैं जो कि आप सिर्फ सिंपली काउंसलिंग से कर सकते हैं। आप किसी सरकारी अस्पताल के पास रहें, वहाँ लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे होते हैं, वो उनके हाथ में मानिए आयुष्मान कार्ड है, वो उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं, उनको विंडोज़ नहीं पता होती हैं कहीं की। ऐसे में आपकी काउंसलिंग वर्क काम आ जाता है। उसमें आपका कुछ खर्च तो नहीं हो रहा है, आपको बस सही टाइम पे सही जगह होना है। आप उनकी हेल्प कर दीजिए, उन बच्चों को, उन माताओं को उस डिपार्टमेंट, उस विंडो तक पहुंचा दीजिए। इसी तरह से वर्क शुरू होता है। फिर अगर कल को आप किसी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो आप फाइनेंशियली भी हेल्प कीजिए। मतलब इसका कोई एंड नहीं है, हर तरह से आप समाज सेवा कर सकते हैं। एक सोच है जिसको साकार करने की बात होती है। अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में, हमारे सामने, हमारे आसपास, जिनको बिना पैसों के भी हम बहुत तरह से मदद कर सकते हैं। अगर आप वो मदद कर ले जाते हैं तो वही समाज सेवा है। बिल्कुल। मैम आपने इतनी पढ़ाई की, जैसे कि मैं जानती हूँ आप MBA होल्डर हैं और आपने बहुत हाईली क्वालिफाइड भी हैं, तो जब इतनी हम एजुकेशन ले लेते हैं तो एक मोटिव हो जाता है ना कि आप कुछ ऐसा करें जहाँ से बहुत सारी अर्निंग हो, लेकिन आपने इस फील्ड को चुना, समाज सेवा को चुना, ऐसा कैसे पॉसिबल था? इसमें देखिए सीधी सी बात है, ये अपना अपना पैशन होता है। आप 10 to 5 जॉब करके एक अच्छे से मल्टी मिलियन आप अच्छा सा एक पैकेज उठा भी सकते हो, सैलरी उठा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ़ है जो लोग ऐसा कर रही हैं। लेकिन मेरा हमेशा से शौक़ बचपन से यही था, मेरा मतलब पैशन यही था कि मैं, जैसे मुझे याद है मैं छोटी सी थी तो मेरी मदर, हमारे पापा के बहुत बड़े बंगलो हुआ करते थे, बंगलों के पीछे आउट हाउस हुआ करते थे, उसमें सर्वेंट्स रहते थे। तो मैं छोटी सी थी लेकिन मैं पीछे जाके सर्वेंट्स के बच्चों को होमवर्क कराती थी। तो मेरी मम्मी ने कभी मुझे डिस्करेज नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि वो लोग छोटे हैं या पीछे मत जाओ, उधर मत जाओ, सफाई में नहीं है वो लोग, बल्कि कहा कि नहीं ठीक है, तुम्हारा दिल कर रहा है जाओ उनको होमवर्क करा दो, उनको पढ़ाओ। तो तब से मतलब मुझे कभी ये बहुत हाई स्केल लो स्केल का फीलिंग नहीं रही। तो हमेशा अगर कोई तकलीफ़ में है तो आप सारे काम छोड़ के पहले उसकी मदद कर दो, ये पहला एक मोटो रहता है। तो जब आपका एम्बिशन ऐसा होना तो फिर ये MBA और ये जॉब ये इतने मायने नहीं रखते हैं। बिल्कुल। कहते ना चीज़ों की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। अगर आप में वो फील है या कुछ करने का जज्बा तो वो कहीं ना कहीं बचपन से ही दिखने लगता है। मैम एक और चीज़ है, यहाँ पर आपने बताया कि जो आपकी पेरेंट्स थे वो कहते थे हाँ जाओ होमवर्क करा दो, तो एक चीज़ जो निकल कर आती है वो ये है कि परिवार का माहौल
या माँ बाप की जो परवरिश होती है वो बेहद अहम होती है जब हम घर से बाहर निकलते हैं कुछ भी करने के लिए या उस मोटिवेशन के लिए। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है घर परिवार का जो माहौल है वो किस तरह का होना चाहिए, या जो माँ बाप इस वक्त टीवी देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो किस तरह की परवरिश जो है वो अपने बच्चों को दे, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी जीने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं अपना दखल रखें और वो सकारात्मक हो, हेल्पिंग तौर पर हो। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मैं सीधे से चाहूँगी, देखिए औरत को जो ईश्वर ने बनाया है तो सबसे बड़ी ताकत उसको ये दी है कि वो एक माँ बन सकती है, और ये माँ का दर्जा जो है ना ये 1000 करोड़ दर्जे से बढ़ के है। तो अगर आप एक माँ हैं तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले बच्चे की परवरिश अच्छे से कीजिए। कोई भी इंसान जो है वो 7 साल की उम्र तक यानी 7 ईयर्स की एज तक कंप्लीट मैच्योर हो चुका होता है। मतलब उसके बाद जो है ना सब लेयरिंग होती है। असल इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसका नेचर, उसकी सोच, उसका नज़रिया सब 7 साल 8 साल की उम्र तक बन चुका होता है। तो यहाँ माँ का रोल है कि आप बच्चों को गलत चीज़ें ना सिखाइए, गलत चीज़ों पे ना टोकिए, सही चीज़ों पे टोकिए। यहाँ तक आपने बच्चे को सही परवरिश दे दी, आप उसके फिर बाद में दोस्त बन जाइए, आप अपने ही बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बन जाइए जब वो टीनेजर हो जाता है। फिर देखिए आपकी लाइफ कितनी स्मूथ होगी, क्योंकि आपने सिर्फ आपको उस बच्चे से अपना परिवार नहीं चलाना है, वो बच्चा एक समाज में जाएगा, बिल्कुल वो रिप्रेजेंट करेगा समाज को, सोसाइटी को। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बेस्ट से बेस्ट परवरिश दें। गलत चीज़ें जो हम सिखा देते हैं जाने अनजाने, ये मत छुओ, इनको मत छुओ, ये लोग ऐसे हैं, वो वैसे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ये बच्चे को जज करना सिखा देता है। तो शुरू से बच्चों में ये चीज़ें ना डालें। मतलब उसको जितने आप अच्छे थॉट देंगी तो यकीन मानिए उसकी ज़िंदगी भी आसान होगी। कल को वो जो आजकल आप देख रही हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, सोशल ट्रॉमा, गॉड फॉरबिड सुसाइड जो हम लोग सुन रहे हैं सोसाइटी में, स्पेशली हाई लेवल सोसाइटी में, तो उसकी वजह यही है क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल वो मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है। अगर आपने बचपन में उसको सही परवरिश दी होती तो ये इस ट्रॉमा से गुजरता नहीं, चाहे वो हॉस्टल रहता, चाहे वो अकेला रहता, वो ट्रॉमा से नहीं गुजरता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ गैप रह जाता है पेरेंटिंग में, तो वो ध्यान देना चाहिए। आजकल के पेरेंट्स को लगता है कि अगर अच्छा पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चे अच्छी अर्निंग करने लगे, अच्छी जॉब करने लगे, तो मीन्स उनकी परवरिश वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लोगों को यही लगता है कि हमने देखिए इतना पढ़ा दिया है और अब इतनी अच्छी पोस्ट पे मेरा बच्चा काम कर रहा है, मीन्स उन्होंने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की। दर्शकों, घर परिवार की जो हमारी चर्चा है इसको ऐसे ही हम जारी रखेंगे, मैम से बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त आता है कि हम बढ़ें अपने पहले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत की जो एक आम इंसान से ख़ास बनने का ये जो सफ़र है वो तय करता है। आइए देखते हैं घर परिवार का सेगमेंट हम हैं कुछ खास। दर्शकों, हमें कुछ खास में हर बार हम आपको मिलवाते हैं किसी ऐसी शख्सियत से जिनकी कहानी, जिनका अनुभव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। समाज के हित में कुछ बेहतरी का कार्य उन्होंने किया होता है। आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस सेगमेंट में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत और अकथनीय प्रयासों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। बड़े ही गर्व के साथ हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे आज के पैरा बैडमिंटन एथलीट से, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। हमारे बीच मौजूद है हमारे आज के बेहद खास अतिथि अबू हुबैदा जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको शानदार जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमेशा ही जब देश के लिए रिप्रेजेंट करिए और देश के लिए मेडल जीते तो एक अलग ही अनुभूति होती है कि आप करोड़ों में सबसे अलग हैं और आपको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। जी, तो आपकी इस जर्नी में आपकी सबसे प्रमुख प्रेरणा कौन रही और कैसी थी अब तक की जर्नी? मेरी प्रेरणा स्रोत तो मेरे माँ बाप ही हैं और मेरे परिवार वाले हैं, उसके बाद फिर हमारे कोचेस वगैरह हैं। जी, तो आपने जो अब तक की अपनी जर्नी तय की, इस जर्नी में किस तरह के उतार चढ़ाव है, कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, जर्नी में तो बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। जब मैंने शुरुआत में खेलना शुरू किया तो पैरा बैडमिंटन के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था, और चाहे वो पैरा खेलों के बारे में। सन 2008 में मेरे एक मित्र ने मुझे जो है पैरा खेलों के बारे में अवगत कराया, और फिर मैंने जो है पैरा जो है खेलों में प्रतिभाग किया। मैं क्रिकेट खेलता था और मुझे पैरा बैडमिंटन का भी नॉलेज नहीं था, लेकिन सन 2011 में मुझे पैरा बैडमिंटन के नॉलेज मुझे पता चला और फिर मैंने वहाँ शुरुआत की। और
सन 2014 में मैंने नेशनल में मेडल जीता और वहाँ से मेरी फिर एक जर्नी स्टार्ट हो गई। और मेरे कोचेस श्री गौरव खन्ना सर जो द्रोणाचार्य पद्मश्री अवार्डी हैं, उनके गाइडेंस में मैंने जो है देश का और प्रदेश का नाम रोशन किया। तो जैसा कि आपको बचपन से ही खेल कूद का शौक़ रहा होगा, तो आपका ये लगाव जो अपने पैरा बैडमिंटन एज अ प्लेयर आप इसमें खेल रहे हैं, इसका लगाव कब से शुरू हुआ और किस किस ने आपको इसमें सपोर्ट किया, किस तरह से सपोर्ट आया? देखिए, बैडमिंटन एक बहुत ही महंगा गेम है और शुरुआती दौर में मेरे पास चीज़ें नहीं थी, तो जैसे कि लोग खेलने आते थे, पैरा हमारे हॉल में बैडमिंटन खेलने वगैरह आते थे, तो वो काफ़ी सपोर्ट करते थे। मेरी जर्नी गोमती नगर मिनी स्टेडियम से विनय खंड 2 से जो है मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे जो लोग भी आते थे तो खेलने के लिए चिड़िया लेके आते थे, मतलब शटल कॉक, हम लोग एक साधारण भाषा में बोलते हैं, उसको चिड़िया बोलते हैं। तो हम लोग को एक सपोर्ट मिलता था और साथ में खेलते थे। फिर बाद में फिर जब एक प्रोफेशनल लाइन में जब हमने मेडल जीतना चालू किया नेशनल वगैरह में, तो फिर संसाधन हमें मिलने लगे और संसाधन मिलने के फिर कैंप वगैरह मिलने लगा। सबसे बड़ी बात तो जब बैडमिंटन में कैंप वगैरह लगते हैं तभी एक खिलाड़ी तराशा जाता है कि मतलब उसकी डाइट का एक फिजियो है, मेच्योर है, आपके जैसे क्या नाम है, आपने ओवरलोडिंग ट्रेनिंग कर दी है तो उसके लिए मसाजर हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होती चली गई। और आज के दौर में जो है यूपी गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है पैरा खेलों को, चाहे वो नॉर्मल का हो चाहे वो पैरा का हो। तो सर, जब एज अ पैरा एथलीट के रूप में जब आपने प्रॉपर रूप में खेलना शुरू किया, तो आपको विशेष रूप से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उन चुनौतियों को पार किया? देखिए, सबसे पहले मैंने बताया, मैंने बैडमिंटन की रिक्वायरमेंट होती है, शटल कॉक की रिक्वायरमेंट होती है, शूज़ की रिक्वायरमेंट होती है और अच्छे व्हीलचेयर की, मैं क्योंकि व्हीलचेयर का प्लेयर हूँ तो अच्छी व्हीलचेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारी जो व्हीलचेयर आती है वो करीब 5-5 लाख से ऊपर की व्हीलचेयर आती हैं। अभी मेरे पास जो व्हीलचेयर है वो जापानीज़ व्हीलचेयर है और जिसके कारण से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भी प्लेयर के साथ कम्पीट कर पाते हैं, जिससे जो है जो उनके पास संसाधन है वो हमारे पास संसाधन है। अब देखिए, हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारे पास ये होता तो मैं ये कर जाता और ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। अब सारी चीज़ें हैं, सारे संसाधन हैं और जो है चुनौती आएगी तभी आप निखर के आगे आएंगे। अगर चुनौती नहीं होगी तो मुझे ये इस जीत का और अपनी उपलब्धि का कोई भी वो नहीं रहेगा, मतलब एक होता है गुमान जैसा, वो नहीं रहेगा। अब देखिए, जब चुनौती के बाद आप कोई उपलब्धि पाते हैं तो एक आपको लगता है कि हमने कुछ किया है, कुछ तो हमने कुछ पाया है। बचपन से ही इस खेल की ओर लगाव था या किसी को देखकर आपने किसी को अपना प्रेरणा बनाया था कि हमें इसकी जैसा बनना है, हमें इसकी तरह खेलना है? देखिए, बचपन में तो यही था कि शुरू के 2-4-5 साल मैंने जो है ज़मीन पे घिसट के चला हूँ और पैर में ज़्यादा वो नहीं था। तो दादी थी हमारी, जो है हमारी अम्मी और हमारी दादी जो है मतलब पैर की मालिश वगैरह करती थी। तो करीब मैं 5-6 सालों में तो स्टार्ट हुआ था मेरा चलने का, थोड़ा सा भागने का। तो फिर जब मोहल्ले के बच्चे खेलते थे तो उनके साथ मुझे खेलने का मौका कभी कभी मिलता था, क्योंकि अधिकतर लोग खिलाते नहीं थे कि हैंडीकैप है तो जो है मतलब कैसे क्या करेंगे। एक दया भाव हर किसी के अंदर रहता है, कहीं इसको कुछ लग ना जाए। आपने हिम्मत नहीं आ रही और आपने इस खेल को अपनाए रखा। तो सर, आपके जब आपने इस खेल को अपनाया, आपने सोचा कि मैं आगे भी खेलूंगा, स्कूल लेवल पे खेला होगा, कॉलेज लेवल पे, फिर आपने नेशनल लेवल पे खेला है, तो इन सब में आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा और आपके जो कोच थे उन्होंने कितना सपोर्ट किया? देखिए, स्कूल लेवल हो, हमारा जो है और भी लेवल जैसे कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है, देखिए शुरुआत तो स्कूल से ही होती है। और जो है क्या नाम है, जब लोगों को पता चला कि ये खिलाड़ी जिसके अंदर कुछ अलग ही एक भावना है खेलने की, तो उन्होंने फिर मुझे जो है खेलने का मौका दिया, अवसर दिया और लकीली रहा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला वहाँ वहाँ मैंने परफॉर्मेंस दी है और सभी ने मेरा सपोर्ट किया है, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो कोचेस हों, चाहे वो हमारे दोस्त सगे संबंधी हों, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जिसके कारण से देखिए, आप अगर आवाम का सपोर्ट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर आवाम ने आपको नकार दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर से। जी सर, जैसा कि आपने कहा बचपन में जब आप खेलते थे तो बहुत से लोग आपको खेलने के लिए मतलब प्रोत्साहित करते थे, कुछ नहीं भी करते थे ये सोच के कि आप उनके साथ नहीं खेल पाएंगे। तो जब आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, तब उनका बिहेवियर कैसा रहा, आपके पड़ोसियों का, आपके उन दोस्तों का पुराने जिनके साथ आपने बचपन में खेले हैं?
देखिए, अभी तो मैं सच कहूँगा, अभी लोगों का जो रवैया है वो मेरे प्रति बहुत बदल गया है। और अभी मुझे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरी खेल की उपलब्धि को देखते हुए उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया था 2021 में। और जो कि एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, क्योंकि आदमी खेलता इसीलिए है कि उसको सराहना हो। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे लक्ष्मण पुरस्कार दिया और मैं इंडिया का नंबर 1 प्लेयर हूँ, वर्ल्ड का टॉप 10 का प्लेयर हूँ। तो एक कहीं ना कहीं मुझे मेरी खेल को लेके मुझे बहुत बड़ा वो मेरा ये अचीवमेंट है कि मैं आज आपसे इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ। बेसिकली एक खिलाड़ी को किस तरह की डाइट को फॉलो करना चाहिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे और उसका फोकस बना रहे? देखिए, खिलाड़ी को तो तली भुंजी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, वो उबली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें और जो है अच्छा आहार लें। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो अंडा नहीं खाते हैं, तो वो और सोयाबीन वगैरह खा सकते हैं, और भी चीज़ें ऐसी हैं, चना वगैरह है, तो वो सब ले सकते हैं जो है। और मैं समझता हूँ कि हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, जिससे जो है आपके जो पावर है वो ज़्यादा बिल्ड हो। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो समाज का सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में, उसकी सक्सेस में, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा समाज हमें जब सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हिम्मत और ज़्यादा बढ़ती है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे हमारे समाज और हमारी जो प्रशासन है, इससे किस तरह की उम्मीदें आप रखते हैं? देखिए, समाज में देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग। तो अच्छे लोगों की बातों को लेके चलें, बुरे लोगों की बातों को छोड़ के चलें। और प्रशासन इस समय इतना बढ़िया कार्य कर रहा है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, तो मैं तो कहता हूँ स्पोर्ट्स में आप आएँ और स्पोर्ट जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड में शुरुआत आप अपने घर से करें, आप अपने परिवार से पूछ के करें कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ और मुझे इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप जो है जब आप सहयोग मांगेंगे किसी से तो 100% मिलेगा आपको। तो सर, आप एक पैरा बैडमिंटन के रूप में उभरे हैं, खिलाड़ी के रूप में, और आपसे बहुत से लोग हैं जो आपसे प्रेरणा पा रहे हैं, आपको देख के उत्साहित होते हैं कि हमें भी ऐसा करना है। तो ऐसे लोगों को, विशेषकर ऐसे युवाओं को जो आप ही की तरह इस दिशा में अपना करियर बनाना चाहें और देश के लिए खेलना चाहें, उन्हें कोई संदेश? मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप अपने देश के लिए कुछ ऐसा करिए कि देश के काम आ सकें। आप जो है मेरी तरीके से दूरदर्शन पे आ सकें, तो ऐसा काम कीजिए कि जिस फील्ड में जा रहे हैं अपना 100% दीजिए। आप अपने माता पिता से लॉयल रहिए, कोचेस से लॉयल रहिए, आप अपने टीचर से लॉयल रहिए कि मतलब मैं जो करूँगा, मैं जो पढ़ूँगा पूरी शिद्दत से करूँगा। और अब जब पूरी शिद्दत से करेंगे तो 100% जब मेरा जैसा व्यक्ति जब इस अचीव कर सकता है, तो आपको भगवान ने तो दोनों हाथ पांव दिए हैं और आपके पास सोचने समझने की, भागने की, करने की बहुत सी शक्तियां आपको ज़्यादा दी हैं। तो आपको ये चीज़ को करना है। और आज इस माध्यम से अगर कोई भी युवा अगर जो है उसके जीवन में बदलाव आता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा दूरदर्शन पे आना मेरा जो है बहुत अच्छा मेरा अचीवमेंट हो जाएगा ये। सर, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपने इतने कीमती अनुभव हमसे साझा किए, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो हमें बहुत ही खुशी है, बहुत ही गर्व है कि आज हमने ऐसे खिलाड़ी के अनुभव को सुना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का न सिर्फ नाम ही रोशन किया है, बल्कि आज वो खेल जगत के साथ साथ तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। और हमें उम्मीद है कि खेल जगत में ऐसे ही नए कीर्तिमान वो नित नए स्थापित करते रहेंगे। तो कार्यक्रम के इस सेगमेंट में इतना ही। नए मेहमान के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात। आप देखते रहिए घर परिवार। और जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट हम है कुछ खास, इसी के साथ अब हमारी जो आज की चर्चा है, जहां हम बात कर रहे हैं समाज सेवा और सशक्तिकरण की दिशा में योगदान, उस पर वापस आते हैं। सबिया जी हमारे साथ जो लगातार बहुत अच्छी जानकारी हमें दे रही हैं। और सबिया जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आती इसमें, या हम अगर बात करें समाज सेवा से जुड़कर महिलाओं को सशक्त बनाना, तो क्या कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पर काम हो रहा है और होना बाकी भी है? दोनों चीज़ें हम जानना चाहेंगे।
काम हो रहा है, काम बहुत बेहतरीन हो रहा है। जी। आप अगर हमारे समाज को देख लीजिए, एक ज़माने में सती प्रथा थी, हाँ। एक ज़माने में जिंदा औरतें जला दी जाती थी, एक ज़माने में मतलब अब आप देखिए तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर आप उस दौर से आज के दौर को देखिए तो कितना इम्प्रूवमेंट है। उसके लिए सबसे बड़ा अगर चैलेंज कोई आता है तो वो आता है मेंटल स्टेट, यानी जहनियत, यानी आपकी दिमाग में क्या चल रहा है, बिल्कुल। उस पे काम करना सबसे मुश्किल काम होता है। बाकी चीज़ें धीरे धीरे फॉलो हो जाती हैं। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि आपने अगर जहनियत पे ध्यान रखा शुरू से, तो जैसे कोई लड़के हैं बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। यही चीज़ माफ़ी चाहेंगे आपसे, यही चीज़ कहना चाहते हैं, यहाँ जब जहनियत की बात करें या मेंटल स्टेटस को चेंज करने की बात हो रही तो महिलाओं की नहीं हो रही है, महिलाओं के साथ रह रहे हर उस इंसान की हो रही जो उनके आसपास है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो उनके बच्चे हों या माँ बाप हों, सबको चेंज होना पड़ेगा। सबकी जो समझ है शायद उसको बदलना पड़ेगा, तब जो महिलाएं हैं उनको उनके रास्ते मिल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि औरत में इतनी ताकत होती है, आप उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप उसको पूरा यकीन रखिए। आप यकीन रखिए, वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, वो आपको कभी भी मतलब ये आपको अफसोस नहीं होगा कि मैंने गलत यकीन किया, लेकिन आप उसको एक विश्वास दे के देखिए उस पर। और जो भी हर इंसान का अलग पैशन होता है, जिसको अब आपकी बच्ची है मानो 12 साल की है, ये आपका काम है, आप देखें कि उसका क्या हुनर है। कई बच्चे आर्टिस्ट अच्छे होते हैं, कई स्टेज परफॉर्मर अच्छे होते हैं, किसी को हो सकता है बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, उसका वो सब्जेक्ट हो। आप एज अ मदर, आपकी ड्यूटी आप बस देखिए कि आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये आपका काम है। इवन फादर का भी कम है, मदर का ज़्यादा है। आप ये देखिए और फिर उस चीज़ में उसको सारा सपोर्ट दीजिए, चाहे फाइनेंशियल, चाहे जो हर तरह का सपोर्ट दिए उस बच्चे को। फिर देखिए कैसे वो बच्चा फ्लरिश करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उसको इस तरह का सपोर्ट दीजिए। बच्चों को सिर्फ यही चाहिए आपसे, आपकी हिम्मत, आप उनकी हिम्मत बढ़ाइए, उनको हर तरह का सपोर्ट दीजिए, उनको इनकरेज कीजिए। वो फेल भी हो जाएं तब भी उनसे कहिए आपने ट्राई तो किया, ऐसे करके आप इनकरेज कीजिए। तो फिर वो देखिए हर बच्चा कैसे शाइन करेगा, कोई डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बच्चों का खुद ये ख्वाब होता है कि हम माँ बाप को खुश करें, बच्चे खुद यही चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे माँ बाप खुश हों। तो इसलिए कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। आपका काम है यकीन रखना, वो आप करिए। मैम, आपने जिस तरह से किताबें भी लिखी हैं, को ऑथर रही हैं आप बहुत सारी किताबों की, तो हम कंटेंट जानना चाहेंगे कि किस तरह का कंटेंट रहता था उन किताबों का, या किन टॉपिक्स को आपने हाईलाइट करने की कोशिश की ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज पहुंचे। किताब मैं को ऑथर हूँ, मतलब हम लोग ने किताब ऐसे लिखी है जैसे हिंदुस्तान की जो औरतें जिन्होंने डिफरेंट फील्ड, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मतलब स्पोर्ट्स हो, हर सेक्टर में जो औरतों ने यूनिक काम किए हैं, उन औरतों का कंपाइलेशन है, उनकी लिस्टिंग है। यूपी की अलग लिस्ट है, महाराष्ट्र की अलग लिस्ट है, हर स्टेट की अलग लिस्ट है, पूरी किताबों का कंपाइलेशन है। यूपी की जो लिस्ट है वो मैं हेड करती हूँ उसको। तो उसमें हम लोगों ने 100 वुमेन के वुमेन अचीवर्स की स्टोरी लिखी है, कैसे वो शुरुआत की, उसने कहाँ हर्डल आई, फिर कैसे वो राइज की। तो ऐसे करके 100 औरतों पे हम लोगों ने बुक्स लिखी हुई हैं। राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग, RBTC करके, ये वेबसाइट पे भी मौजूद है और बुक भी अवेलेबल है कैफ़ेज़ में। तो इसमें बेसिकली यही हम लोग कॉलेजेस में, बच्चों की गर्ल्स कॉलेजेस में जाके वो बुक प्रमोट करते हैं, उनको लाइब्रेरीज़ में रखवाते हैं ताकि बच्चियाँ पढ़ें और वो मोटिवेट हों कि कैसे इस लड़की ने इतने जिसे डाउन फॉल से शुरू किया, लेकिन कैसे उसने उस हर्डल्स के बावजूद सक्सेस पाई। उसमें हर की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। बिल्कुल जी हाँ दर्शकों, और सभिया जी के साथ जो हमारी आज की चर्चा है इसको ऐसे ही हम जारी रखेंगे, बहुत सारी बातचीत हम उनके साथ करेंगे। बट फिलहाल वक्त आता है कि बढ़े हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम बात करते हैं सरकार की उन योजनाओं की जिन योजनाओं ने महिलाओं के साथ साथ पूरे के पूरे गांव और बहुत सारे लोगों को सशक्त बनाया। आइए देखते हैं सेगमेंट संगठन में शक्ति। आज उत्तर प्रदेश की महिलाएं न सिर्फ प्रशासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे पा रही हैं। महिलाओं की पहचान और सशक्तिकरण की राह को आसान बना दी ऐसी ही योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्र ग्रामीण आजीविका मिशन, जो अपने सतत ग्रामीण विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु लगातार प्रयासरत है।
कैसे इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत और आजीविका स्तर में बदलाव आ रहा है, आज यही जानने के लिए हम आ पहुँचे हैं बीकेटी के अस्ती गाँव में। योजना के अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवारों की महिलाएं संगठित हो अलग अलग समूहों या सामुदायिक संस्थाओं से जुड़कर स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। तो वहीं अनेकों महिलाएं योजना के अंतर्गत मिल रही ऋण सुविधा का लाभ उठाकर स्वयं का रोजगार स्थापित करने में भी सक्षम हो पा रही हैं। हमने संस्थान से कहा हमको लोन दिला दीजिए, हम दुकान खोलेंगे। तो उन्होंने हमको पैसा दिलाया, हम ये सब पूरी दुकान लगाया। हमारा धंधा बढ़िया भी चलता है, हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, और हमारे पति जो हैं तो अपनी सैलरी पाते हैं, तो अपना घर का खर्चा हम चला लेते हैं, तो उनकी सैलरी बच भी जाती है। इसी में हमारा काम हो जाता है। मैंने सरला दीदी से लोन लिया, उससे मैंने गाय पाली, गाय का दूध निकाल के मैं बेचती हूँ और मैं उससे अपना भी खर्चा चलाती हूँ और बच्चों का भी, अपने स्कूल की फीस है जैसे वो मैं जमा करती हूँ। और मैं मनरेगा महिला मीट पे पिछले 3 साल से काम करवा रही हूँ। मेरे अंडर में 20-25 लेबर काम करते हैं और समूह से जुड़ के यही जो है मुझे अपनी नाम और पहचान मिली। अस्ती गांव में न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण पाकर कोई बकरी पालन कर रहा है तो कोई खिलौनों का लघु व्यापार स्थापित कर खुद की आमदनी को बढ़ा रहा है। आइए स्वावलंबी बनने की इनकी कहानियों को स्वयं इन्हीं से जानते हैं। मैंने बीसी सखी से, सरला दीदी से मैंने लोन लिया है। बकरी भी खरीदी है, बकरी बेचकर मैंने बकरा बेचकर अपन खर्चा पानी चलाती हूँ, खेत में लगाती हूँ, गेहूँ धान जो होता है बेचकर मैं खर्चा चलता है। मैं सरला दीदी के समूह से मैं जुड़ी हूँ। मैं कारोबार अपना बढ़ाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे टेडी वेयर के बनाने की ट्रेनिंग दी है और मैं अपना घर परिवार आगे बढ़ाना चाहती हूँ, मेरा घर परिवार अच्छे से चले। आजीविका विकल्पों में वृद्धि करना, गरीब ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें बेहतर जीवन देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास ही है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना। और इस सेगमेंट के बाद एक बार फिर से हमारे जो घर परिवार की चर्चा है उस पर वापस आते हैं। सभी जी हम आपके पास ही आएंगे। आपने जैसे कि अभी जिक्र किया कि आपने बहुत सारी किताबें लिखी, आपने लोगों को मोटिवेट किया और इस तरह से भी आप समाज सेवा से जुड़ी। अच्छा, एक बहुत छोटी सी चीज़ आती है कि समाज सेवी बनने के लिए हम में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या हमें वो क्या कुछ हो जिससे हम समाज सेवी बन सकें, तो आपसे वो जानना चाहेंगे मैम। देखिए, समाज सेवा कोई बहुत बड़ा मतलब एटॉमिक साइंस नहीं है कि इसको सीखना पड़े। ये बेसिकली जैसे मैंने कहा कि कंपैशन होना चाहिए, आपके मन में रहम हो, आपके दिल में हिम्मत हो। आपको फेलियर्स बहुत मिलेंगे लेकिन आप लगे रहिए। जैसे कि मैंने इत्तेफाक से कुछ रिश्तेदार लोग हम लोग गए थे ज़मीन ख़रीदने, तो एक गांव में गए थे, तो वहाँ ज़मीन तो नहीं पसंद आई, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि शाम का वक्त हो गया और अंधेरा गुप हो गया। मतलब वहाँ पे एक बल्ब भी नहीं था, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया और लोगों ने लालटेनें जलाना शुरू कर दी। मैं 2013 की बात कर रही हूँ। तो हम लोग को बड़ी हैरानी हुई कि इस ज़माने में भी लाइटें नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट नहीं हो। तो फिर वापस आके मैंने कसम खा ली कि इस पूरे गांव में लाइट पहुंचानी है। तो अच्छा, मेरे फादर शक्ति भवन में रहे थे, एज अ मेंबर बोर्ड रिटायर हुए थे, तो शक्ति भवन में हम लोग सबको जानते थे। तो फिर मैंने बिल्कुल एक कोशिश शुरू कर दी कि इस गाँव में लाइट पहुँचानी है। अच्छा, वो गांव का जो रिकॉर्ड था वो कंप्यूटर में चढ़ा ही नहीं था। अच्छा। वो नाम कुछ और था, कन्फ्यूजन था। तो मेहनत करते रहे, हम करते रहे, बड़े डिसअपॉइंटमेंट मिले, सब कुछ, लेकिन हम उसमें लगे रहे। हमारे तकरीबन 10 महीने लगे, लेकिन उस पूरे गांव में लाइट आ गई। और साथ ही साथ जब पहला खंबा ला के रखा तो सब गाँव ने हमको बुलाया, फिर हमने वहाँ से लाइट का स्विच ऑन करवाया, बल्ब लगवाया, तालियां बजी खूब। लेकिन उस पूरे 10 महीने में अच्छी बात ये हुई कि बार बार हम गांव जाते थे। अच्छा। लोगों से एप्लीकेशन लिखवाना, उनकी सिग्नेचर लेना, अंगूठा लगवाना, फिर शक्ति भवन वाले कहते थे ये कागज़ लाइए, वो कागज़ लेके आना। हम बार बार जाते थे, आते थे। उससे हमारी सब लोगों से दोस्ती हो गई। फिर हमने देखा कि गांव में तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमने धीरे-धीरे और भी चीज़ों पे काम करना, जैसे आपने कहा ना सरकारी योजनाएं, हमने कुछ नहीं किया, अपनी जेब से कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ गवर्नमेंट की योजनाएं वहाँ उतार दी।
मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी जन कल मिशन, ऐसे करके जो जो योजनाएं थी गवर्नमेंट की। अच्छा, चूंकि मेरे हस्बैंड ब्यूरोक्रेट हैं तो हम लोग के सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, तो हम लोग के सब मतलब कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो उन लोगों उस डिपार्टमेंट में बात कर ली, अच्छा वो रिस्पेक्ट करते हैं हमारी, सब लोग, सब ने हमें तुम कह रही हो ठीक है कोऑपरेट कर दिया। तो इनके गांव में काफ़ी काम होने लगे। अब आप देखिए वो गांव इतना डेवलप कर गया है, लिटरली वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ रहा है। तो इतना उस गांव में हम लोगों ने सिर्फ योजनाएं सारी पहुंचा दी, और वहाँ के प्रधान से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ख्याल रखते हैं, तो मतलब उनको जो कमी आती है हम लोग यहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो लगातार ये पूरी एक मतलब सिस्टम चलता रहा। 10 महीने में काफ़ी योजनाएं वहाँ गई, वो गांव विकसित हुआ होगा। अच्छा, ये चीज़ हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनमें शायद हमारे घर में कोई ऐसे अच्छे ओहदे पर होगा जो दूसरी मतलब लोगों की मदद कर सकता होगा, या हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, सोच सबके जहन में आती है कि ये गरीब है, लो कुछ कर दे, लेकिन फिर वो सोच वहीं पे ख़त्म भी कर देते हैं लोग। तो बहुत ज़रूरी है कि उस सोच को लेकर आगे बढ़ें। जैसे कि मैम ने बताया कि बिना पैसे खर्च किए आपने बहुत कुछ किया, गांव को पूरा विकसित कर डाला, तो शायद ये हर कोई कर सकता है। हाँ, लेकिन मुश्किल बहुत होती है। थिंग इज पेपर वर्क्स आपके बहुत अच्छे हों। जैसे जो डिपार्टमेंट मांग रहा है आपने सारे पेपर आपने रेडी किए, लोगों की साइन लेना, डॉक्यूमेंट्स लगाना, वो गाँव वाले नहीं कर पाते, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, ये आपने गैप फिल किया, पेपर प्रेजेंट किया। अच्छा, वहाँ सब जानते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोगों ने अप्रूव किया कि भाई सबिया कह रही है तो इसकी वजन है इस बात का, उन्होंने अप्रूव किया, तो सारी योजनाएं वहाँ पहुँच गई। मतलब धीरे धीरे वहाँ की डीएम, एसडीएम, सब लोग, सारे लोग कॉन्टैक्ट, सब अपना काम अच्छा होता चला गया। तो अच्छा, फिर क्या होता है, आप जब आपने ऐसे कहा ना, अच्छे लोग जुड़ते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये जेन्युइन काम कर रही है, तो फिर लोग खुद कहते हैं कि लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू, तो फिर वो लोग फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत आपके जरिए इतने निकल आते हैं ना कि आपको रोकना पड़ता है कि भाई नहीं चाहिए, रहने दो। कहते हैं एक कदम बढ़ाने की जरूरत होती है, आपका दूसरा कदम खुद पर खुद बढ़ता जाता है, और फिर इस तरह हम चलना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। अच्छा मैम, एक चीज़ और, आपने इतनी सारी मुझे चीज़ें बता दी हैं, एक चीज़ माइंड में बार बार स्ट्राइक कर रही है तो पूछ लेती हूँ। आपकी पूरी फैमिली है माशाल्लाह, आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, अब ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए फील्ड में उतरना, गाँव को विकसित करना, लोगों की हेल्प करना कैसे पॉसिबल हो जाता? मतलब पर्सनल लाइफ और या कहें तो ये जो इस तरह की आपने प्रोफेशनल लाइफ बना रखी है, कैसे मैनेज करती हैं? ये हर कोई कर सकता है। 2 घंटे आपको 24 घंटे में निकालने हैं, तो 2 घंटे हर कोई निकाल सकता है। मैंने कोई चीज़ इग्नोर नहीं की। दोनों बेटे हैं। अच्छा, मैं बहुत लकी भी हूँ, जैसे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, दोनों बेटे भी ऐसे हैं कि अगर मैं कहूँ बेटा मुझे मॉल पर ले चलो, तो वो मुंह बनाएंगे। मैं कहूँगी बेटा मुझे उस गांव में, स्लम्स एरिया में जाके कपड़े बांटने, वो गाड़ी निकाल लेंगे, चलिए मम्मा ले चलता हूँ। तो मतलब इस तरह से सपोर्ट, मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है। और यहाँ फिर वही बात आती परवरिश की, जब आप बच्चों को वो चीज़ सिखाएंगे तभी बच्चे उन चीज़ों के लिए आगे आएंगे और वो उस चीज़ में हेल्प करेंगे। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रही हूँ। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ जो मेल हैं उनका भी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है कि वो भी आप विश्वास रखें अपनी वाइफ पर, उनके एक्शंस पे, और सपोर्ट करें, फिर देखिए कैसे फ्लरिश करती हैं वो। बिल्कुल। दर्शकों, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और जब हम अपने व्यक्तित्व की बात करते हैं, पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो चलिए हम अपने अगले सेगमेंट में यानी टिप्स में आपको बताते हैं कि अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप अपना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारी सोच जो होती है उसका हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है, तो बेहद ज़रूरी है कि अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। खुद पर विश्वास हमेशा हमें आगे बढ़ाता है, जीवन में आगे ले जाता है, तो किसी भी जीवन के मोड़ पर खुद में विश्वास रखना बेहद ज़रूरी होता है। अपनी कमज़ोरियों पर वर्क करने से हमारा जो जीवन है वो हमेशा बदल जाता है, तो अपनी खामियों और कमज़ोरियों को स्वीकार करें, उस पर काम करें और जीवन में आगे बढ़ें। ड्रेसिंग सेंस को हमेशा सुधारते रहें, क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और ऐसे में आपका जो पहनावा है उसको भी बदलने की ज़रूरत होती है। नई चीज़ों को जानें, समय के साथ चलें और साथ ही फिट रहें, अच्छा खान पान अपनाएं और जीवन शैली जो है उसमें हमेशा निखार लाते रहें। तो दर्शकों, ये थे वो टिप्स जिनको आप अपना करके अपने जीवन में या कहें अपने व्यक्तित्व में वो निखार ला सकते हैं जो आज के समय की मांग है। और इसी के साथ हमारी जो चर्चा है उस पर वापस आते हैं।
कहा जाता है कि महिला पुरुष या कहें हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, साथ में चलेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे, वरना शायद लड़खड़ाने के चांस भी हैं अगर एक को लेकर आगे बढ़ा जाए। मैम एक और चीज़ यहाँ पर, जब हम बात करते हैं घर परिवार की या इस तरह के माहौल की, तो इन सब में कुछ ना कुछ चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, या जब हम समाज सेवा की बात करें तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी लाइफ में ऐसा रहा होगा जो आपको लगा होगा ये तो बहुत चैलेंजिंग है, अब इससे कैसे निकला जाए और कैसे इस चीज़ को किया जाए। तो समाज सेवा में रहते हुए चैलेंजिंग मोमेंट आपकी लाइफ में क्या था? चैलेंजिंग तो एवरीडे होता है चैलेंजेस लाइफ के एवरीडे होते हैं, नो मैटर आप कितना काम करिए, लेकिन 5:30 तक के आप घर पहुंच जाइए। हस्बैंड के आने से पहले यू शुड बी एट होम। मेरे हस्बैंड ने कहा था तुम्हें लाइफ में जो काम करना है करो, लेकिन 2 बजे अगर मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो यू शुड बी एट द डोर। तो ठीक है, फाइन, इट वॉज क्लियर। तो अच्छा मुझे भी था कि जब बच्चे स्कूल से आएँ तो मैं उनको रिसीव करूं, नौकर ना रिसीव करें। तो उनका स्कूल में टिफ़िन खाया कि नहीं, और आपने होमवर्क क्या मिला है, टीचर्स ने क्या बोला, ये आपका जो आधा घंटा होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बच्चे बिल्कुल फिर रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो अपना खेले कूदेंगे। लेकिन वो मैंने सारे काम छोड़ के वो 2 टाइम कभी नहीं, चाहे हस्बैंड जब ऑफिस से आए तो यू शुड बी देयर, चाहे आपको कितना इंपॉर्टेंट इवेंट हो आप कैंसिल कर दो। वो ये 2 चीज़ें आपको बैलेंस करनी है, फिर वो लोग भी बैलेंस करते हैं, वो लोग भी एडजस्ट करते हैं। मैम बस एक और चीज़ है, आपसे और जान लेते हैं जल्दी से। आप जैसे कि अलग अलग प्रदेशों में रही हैं, इंडिया के विभिन्न पार्ट्स में आपने लाइफ क्या है या कहें टाइम भी आपने स्पेंड किया, तो जो समाज सेवा का एस्पेक्ट है वो हर जगह क्या अलग अलग होता है, या अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं, या विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की ज़रूरतें होती हैं? हाँ बिल्कुल। हम जैसे मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हम लोग की ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती रही। ही इज़ अ गैजेटेड ऑफिसर, तो इट्स ओके, आप अपना काम करिए ठीक से। अब उसको वो थोड़ी देर में रियलाइज़ हो जाता है, 1 घंटा लगता है, समझ जाते हैं कि भाई दिस इज़ व्हाट शी वांट एंड यू कांट मतलब एडजस्ट विद दिस थिंग। तो इस तरह से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। जी मैम, और जिस तरह से आज आपने इतनी सारी बातें हमें बताई समाज सेवा को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो हम चाहेंगे कोई संदेश अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें। संदेश तो सभी को ये देना चाहूँगी कि दूसरे के लिए कंपैशन रखें, रहम रखें और हमदर्दी रखें, क्योंकि हमें एक नया समाज बनाना है। हमारा भारत देश एक अलग गति से आगे बढ़ चला है। अब ये मत कहिए कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है, अब आप ये कहिए आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। इट्स इनफ, क्योंकि ये बहुत आसान काम है पंचिंग बैग बना के सरकार को गालियां देना, किसी भी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट को कोसना। दैट इज़ नॉट योर जॉब। योर जॉब इज़ यू आर एन इंडियन, आप भारतीय हैं, आपने देश के लिए क्या किया, खुद आप क्या कर पाए, आपने एक परिवार के लिए क्या किया, आपने कितना पॉजिटिव कितना प्रोडक्टिव प्रोवाइड किया है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप माँ हैं तो बेस्ट से बेस्ट परवरिश दीजिए, आप पत्नी हैं तो पति का 100% सपोर्ट कीजिए, क्रिटिसाइज़ ना कीजिए हस्बैंड को, ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं इंसान को। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर आप समाज में हैं तो ध्यान दीजिए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, रुकिए, पहले डरिए नहीं, रुकिए, अगर आप कुछ हेल्प दे सकती हैं वहाँ हेल्प दीजिए। पहले ये माइंड फ्रेम बना लेना गलत है कि हमें नुकसान होगा, पुलिस आएगी, ये होगा। आप एफर्ट तो कीजिए, आखिर मैंने भी तो एफर्ट कीजिए ना, कुछ चीज़ें एफर्ट कीजिए, बढ़िए तो आगे, फिर चीज़ें निकलती हैं। और एक बेसिक मैं ये कहूँगी, कुछ भी करिए अपनी नीयत अच्छी रखिए। बहुत ही ज़रूरी बातें आपने हमारे दर्शकों को आज बताई हैं, और एक जो आउटकम आपने दिया ना कि अपनी सोच अच्छी करिए, सोच अच्छी रखिए, बल्कि तो घर परिवार के साथ साथ समाज के साथ साथ फरिश्ते भी आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए घर परिवार के आज के एपिसोड में, और दर्शकों तक हमारी इतनी बढ़िया बातें पहुंचाने के लिए। और दर्शकों, जैसे कि सबिया जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई, और बहुत ज़रूरी होता है कि हम नाम, शोहरत, पैसा हर कुछ कमा लेते हैं, लेकिन मरने के बाद भी अगर लोगों के दिलों में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरों की मदद यानी समाज सेवा से ज़रूर जुड़िए। अगर ऊपर वाले ने आपको वो पोटेंशियल दिया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या आप में खुद में वो शारीरिक या मानसिक ताकत ऊपर वाले ने दे रखी हो, ताकि आप जिस भी तरह से चाहें दूसरों की मदद करें, तो बेहद ज़रूरी है। आगे आइए, सुख, शांति, समृद्धि सब आपको मिलेगा। समाज सेवा से ज़रूर जुड़िए। और इसी बात के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त, इस उम्मीद के साथ फिर किसी दिन किसी रोज़ आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी घर परिवार के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।